नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए क्लास 9th का भूगोल का कंप्लीट सिलेबस जो आपके 6 चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में कंप्लीट रिवीजन वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो होगा वो बहुत क्विक रिवीजन होगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम यूटी टेस्ट पेपर होने वाला है। तो कंप्लीट सिलेबस में आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आंसर, ताकि पेपर से पहले आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए और आप पेपर बहुत अच्छा करके आओ। ये वो कॉपी है जो मैं क्लास ऑफलाइन क्लास में कराता हूँ अपने बच्चों को। तो ये बच्चे की कॉपी है। अगर कोई वर्ड शब्द गलत लिखा हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैंने कंटेंट पूरा रखा आपके लिए, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका बिल्कुल क्विक तरीके से रिवीजन कराऊंगा। तो पेपर से पहले अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो देख लोगे ये, तो आपको 100% बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। हमारा पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति। पहला टॉपिक, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ये मैप पे स्थिति है भारत की ग्लोब पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ऐसे होता है ये 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर और 8 डिग्री 4 मिनट नीचे। ऐसे ही 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये ग्लोब पर इंडिया की लोकेशन है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। कर्क रेखा, कर्क रेखा की वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। यह भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। द्वीप समूह की बात करें तो भारत में दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है और अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत की दक्षिणी बिंदु का नाम था इंदिरा बिंदु, लेकिन 2004 में सुनामी के कारण यह जलमग्न हो गया, डूब गया। पहला पेज मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, बाकी एक बार हटा देता हूँ। मैं आपको पहला पेज जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर आपसे पूछे भारत किस गोलार्ध में है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट, नीचे 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट। कर्क रेखा जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ये भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। द्वीप समूह भारत में दो हैं, एक का नाम है लक्षद्वीप, एक का नाम है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप अरब सागर के अंदर है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा बिंदु है। 2004 में सुनामी के कारण यह डूब चुका है। नाउ अगले पेज पर आते हैं इस चैप्टर के। भारत का कुल क्षेत्रफल, बच्चों भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है पेपर में, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो पूरे वर्ल्ड का जितनी भी जमीन है ना उसका 2.4% है। भारत से बड़े देशों के नाम, ऐसे देश जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो रूस सबसे बड़ा देश है, कनाडा, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा देश भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत के अक्षांश और देशांतर में विस्तार, अक्षांश और देशांतर में विस्तार भारत में 30 डिग्री है, 30 डिग्री ईस्ट का गैप होता है। भारत में अक्षांश से देशांतर के बीच में 30 डिग्री का गैप है। आपसे पूछा जाता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर क्यों है? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर इसलिए है क्योंकि भारत के पूरब से भारत के पश्चिम में लगभग 30 डिग्री का गैप है, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था। और 1 डिग्री में बच्चों 4 मिनट का गैप होता है। हर एक डिग्री में जो ग्लोब होती है ना, ग्लोब उस पर लाइन खींची होती है, तो हर एक डिग्री में 4 मिनट का गैप होता है। तो 30 डिग्री का गैप है और आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 मिनट यानी 2 घंटे आएगा। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटों का अंतर इसलिए है क्योंकि इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का गैप है और हर एक डिग्री 4 मिनट का होता है। 30 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120 मिनट आएगा, 2 घंटा। भारत का मानक यामोत्तर रेखा, भारत का मानक यामोत्तर रेखा जिसको 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूरब बोला जाता है। भारत का मानक यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूरब को बोला जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। देखिए बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, ये रिवीजन वीडियो है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपको सिलेबस जल्दी करके देना, क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले, पेपर से पहले, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पे समझाने का काम मैं कम करता हूँ, इसमें आपको बेसिकली ये बताना होता है कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ के जाने हैं। एक बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। भारत से बड़े देशों का नाम तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत के अक्षांश और देशांतर के बीच जो है वो 30 डिग्री का गैप है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर क्यों है? क्योंकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 30 डिग्री का गैप है
और हर एक घंटे, हर एक डिग्री 4 मिनट का गैप होता है। 30 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120 मिनट यानी 2 घंटे। भारत का जो मानक यामोत्तर रेखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, उसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरता है। नाउ हिंद महासागर, हिंद महासागर के हमें क्या लाभ हुए? तो यह यूरोप और पूर्वी एशिया से हमें जोड़ता है। यह यूरोप और पूर्वी एशिया से हमें जोड़ता है हिंद महासागर। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में मदद करता है। जो हमारे बहुत सारे पोर्ट है यहाँ पर, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में मदद करता है। और यह सबसे अधिक तटीय मैदान प्रदान करता है। जो हिंद महासागर है ना, वो हमारा सबसे ज्यादा तटीय मैदान प्रदान करता है। जो समुद्र का किनारा है ना हमारा, वो सबसे ज्यादा प्रदान करता है हिंद महासागर। तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प मिलती है और यूरोप और पूर्वी एशिया से हमें जोड़ता है। तो ये हिंद महासागर के लाभ है। सुएज नहर, सुएज नहर 1869 में खुला था, 1869 में खुला था, जिसने भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम कर दी। भारत के राज्य, इस समय भारत में 28 राज्य हैं। और भारत के केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत में इस समय केंद्र शासित प्रदेश 8 है। आप इनके नाम ये नहीं भी याद करोगे चल जाएगा, बस नंबर याद रखना कि 8 है। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन दीप। तो टोटल भारत के केंद्र शासित प्रदेश 8 है और राज्य जो है वो 28 है भारत में इस समय। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट के बीच में हमारे 2 पड़ोसी देश है, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। अगर नॉर्थ में बात करें, अगर नॉर्थ की बात करें तो हमारे पे 3 पड़ोसी देश हैं, चीन, भूटान और नेपाल। अगर ईस्ट में बात करें, ईस्ट में हमारे पास 2 पड़ोसी देश हैं, एक हमारा बांग्लादेश, ये शायद बच्चा लिखना भूल गया, तो ये बांग्लादेश आएगा, और दूसरा म्यांमार, जिसको पहले बर्मा भी कहते थे। तो ईस्ट में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, और साउथ में, दक्षिण में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, एक बार जल्दी रिवाइज कर लें। हिंद महासागर के लाभ, इसने यूरोप और एशिया के बीच की जो है हमें जोड़ रखा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में हमें मदद मिलती है और तटीय मैदान हमारा सबसे बड़ा है हिंद महासागर में। सुएज नहर 1869 में खुला था, जिसने भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम कर दी। भारत में राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश है 8। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में 3 है, चीन, भूटान, नेपाल, ईस्ट में 2 हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, और दक्षिण में 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। नाउ अंतिम पेज पे आते हैं इस चैप्टर के अपने, जो कि है बहुत छोटा चैप्टर था ये। भारत और श्रीलंका के बीच जो मार्ग है ना, जो भारत और श्रीलंका के बीच का जो रास्ता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको पाक जल संधि कहते हैं, और दूसरा नाम उसका मन्नार की खाड़ी है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत और श्रीलंका के बीच जो मार्ग है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी। और कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट पहला चैप्टर। अब मैं आता हूं आपका रिवीजन लेकर चैप्टर 2। मैं आपको एक साथ पूरा भूगोल रिवीजन कराने वाला हूं। तो चैप्टर 2 आ गया भारत का भौगोलिक या भौतिक स्वरूप। भारत का भौगोलिक वितरण की बात करें तो भारत को भौगोलिक रूप से 6 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले हिमालय पर्वत, फिर उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, फिर तटीय मैदान, और लास्ट में आता है द्वीप समूह। तो भारत का भौगोलिक वितरण 6 है: हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। सबसे पहला हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है वो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। टोटल 2400 किलोमीटर फैला हुआ है हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत अगर ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर देखो, तो सबसे नीचे वाले पार्ट को शिवालिक कहते हैं, बीच वाले पार्ट को हिमाचल कहते हैं, और सबसे ऊपर वाले पार्ट को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री या उच्च हिमालय बोल सकते हो आप। तो 3 भाग होते हैं नीचे से ऊपर। ऐसे अगर लेफ्ट से राइट बांटा अगर हिमालय को, तो नदियों के हिसाब से बांटा गया है। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलुज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है उसको असम हिमालय कहते हैं। तो अगर हिमालय को हम नदियों के हिसाब से बांटेंगे तो उसके 4 डिवीजन हैं। दून, दून क्या होता है? तो शिवालिक और हिमाचल, अभी आपने पढ़ा था, ये हिमालय पर्वत है, सबसे नीचे शिवालिक, ये शिवालिक है, और बीच वाले पार्ट को बोलते हैं हिमाचल। तो शिवालिक और हिमाचल, इसके बीच का जो ये एरिया है,
ये वाला एरिया जो शिवालिक और हिमाचल के बीच का पार्ट रहता है उसको दून कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये जगह का नाम है। तो शिवालिक और हिमाचल के बीच के क्षेत्र को दून कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहला पेज, भारत का भौगोलिक वितरण 6 है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये 6 पार्ट में भारतीय भौगोलिक वितरण को बांटा गया है। हिमालय पर्वत की बात करें तो ये सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। टोटल 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे नीचे शिवालिक आता है, उसके ऊपर हिमाचल आता है, सबसे ऊपर हिमाद्री आता है। नदियों के हिसाब से सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में पंजाब हिमालय आता है। सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय आता है। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय आता है। और तिस्ता नदी और ध्यान नदी के बीच में असम हिमालय आता है। दून क्या होता है? तो सबसे नीचे शिवालिक और उसके ऊपर हिमाचल। तो शिवालिक और हिमाचल का बीच का जो पार्ट होता है उसको दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून वगैरह। नाउ अब आता है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बारे में जान लेते हैं। उत्तरी मैदान 3 नदी से मिलकर बना है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, 3 नदियों से मिलकर बना है उत्तरी मैदान। ये टोटल 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 3 मैदान आते हैं। उत्तरी मैदान के 3 मैदान आते हैं, यानी उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। पंजाब का मैदान जो सिंधु नदी ने बनाया, गंगा का मैदान जो गंगा नदी ने बनाया, और ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसे ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया। उत्तरी मैदान के 3 भाग है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। मिट्टी के हिसाब से इसके 4 भाग है। अगर उत्तरी मैदान की बात करें मिट्टी के हिसाब से तो इसके 4 भाग है, भाबर, तराई, खादर और भांगर, जो हम आगे पढ़ने वाले भी है। सबसे पहले भाबर क्या होता है? तो भाबर समझिए, ये पहाड़ है। पहाड़ का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है ना, जहां मिट्टी आके इकट्ठी हो जाती है, इसको गुटिका कहते हैं। तो यहां पर जो मिट्टी इकट्ठी हो गई उसको भाबर कहते हैं। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय, जब नदियां नीचे आ जाती है, शिवालिक के ढाल पर, शिवालिक का ढाल इसे बोलते हैं, 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में, ये चौड़ी पट्टी, ये वाली पट्टी गुटिका का निक्षेपण करती है, इसे गुटिका कहते हैं। तो इसको भाबर कहते हैं। यानी नदियां जब नीचे उतरती है ना, तो शिवालिक के नीचे ढाल पर यहाँ 8 से 16 किलोमीटर की एक मिट्टी का जमाव करती है, इसको भाबर कहते हैं। तराई क्या होती है? तो नम तथा दलदली भाग, वह मिट्टी जो नम तथा दलदली होती है उसको तराई कहते हैं। खादर क्या होता है? तो बाढ़ वाले मैदानों के जो नए और युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। होता क्या है कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल नदियों में बाढ़ आती है, तो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है। तो वो जो नई मिट्टी हर बार बहा के लाती है, वो जहां इकट्ठा होता है उसको खादर कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को, यानी नए मिट्टी को खादर कहा जाता है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है, बहुत फर्टाइल होता है, और कृषि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है खादर वाली मिट्टी को। ऐसे ही बांगर, बांगर बोलते हैं पुरानी मिट्टी को। अब ये खादर जो नई मिट्टी थी, कभी तो पुराना होगा, तो उसका नाम बांगर बोलते हैं, या भांगर बोलते हैं इसको। कई बार इसको बांगर या भांगर दोनों नाम से जाना जाता है। यह पुराने जलोढ़ मृदा से बना है, पुरानी मिट्टी से बनता है। यह बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होता है और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, इसमें पत्थर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। हमने सारा पेज उत्तरी मैदान के बारे में जाना, ये सारा उत्तरी मैदान के बारे में था। उत्तरी मैदान 3 नदियों से मिलकर बना है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके 3 भाग हैं, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान सिंधु नदी ने, गंगा का मैदान गंगा नदी ने, और ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया। मिट्टी के हिसाब से इसके 4 भाग हैं, भाबर, तराई, खादर, बांगर। भाबर क्या होता है? तो नदियां पर्वतों से जब नीचे उतरती है उस समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, उसको भाबर कहते हैं। तराई क्या होता है? नम तथा दलदली भाग को तराई कहते हैं। खादर क्या होता है? बाढ़ वाले मैदानों के जो नए और युवा निक्षेप होते हैं, नई मिट्टी बनती है, उसको खादर कहते हैं। यह बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और कृषि के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। भांगर क्या होता है? तो पुराने जलोढ़ मृदा को भांगर कहते हैं। ये बाढ़ के ऊपर स्थित होता है और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। नाउ प्रायद्वीपीय पठार, अगला आता है प्रायद्वीपीय पठार। हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। देखिए सारे पठार जो होते हैं वो शैल से बनते हैं। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। इसके 2 भाग है, एक है मध्य उच्च भूमि, एक है दक्कन का पठार। एक है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। देखिए बीच में बहती है नर्मदा नदी। मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, बीच में बहती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के एक तरफ आता है मध्य उच्च भूमि और नर्मदा नदी के एक तरफ आता है दक्कन का पठार। ठीक है, ये मध्य उच्च भूमि है, ये दक्कन का पठार है। अभी जो दक्कन का पठार है इसके 2 भाग है। ये जो दक्कन का पठार है ये वाला, इसके 2 भाग हैं। एक को बोलते हैं पश्चिमी घाट, एक को बोलते हैं पूर्वी घाट। इधर वाला हिस्सा पश्चिमी घाट और इधर वाला हिस्सा पूर्वी घाट।
जो हमने पढ़ा था दक्कन का पठार नीचे, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है पश्चिमी घाट, एक होता है पूर्वी घाट। अब पेपर में आता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर बताओ। तो दक्कन के पठार के पश्चिम में, जो दक्कन के पठार के पश्चिम में है वो पश्चिमी घाट है, और दक्कन के पठार के जो पूरब में है वो पूर्वी घाट है। यह अधिक ऊंचे हैं, ये वाला हिस्सा ज्यादा ऊंचा है, यह छोटे होते हैं, इनकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है, यह समांतर रूप से फैले हुए हैं, ये पैरेलल है, एक दूसरे समांतर फैला हुआ है, जबकि असमांतर रूप से फैला हुआ है। जैसे पठार है, बीच में गैप आ गया, फिर पठार आ गया, फिर ऐसे, तो ये समांतर फैला हुआ है, समांतर नहीं फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर पूछा जाता है। दक्कन ट्रैप क्या होता है? अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली मृदा को, काली मिट्टी को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। भारतीय मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यह अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक साल में 150 मिलीमीटर प्रतिवर्ष से भी कम वर्षा होती है, और लूनी ही एकमात्र वहां की बड़ी नदी है, इकलौती बड़ी नदी लूनी है। ठीक है, जल्दी रिवाइज करते हैं इस पेज को। प्रायद्वीपीय पठार, हमारा प्रायद्वीपीय पठार क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। हमारे प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि यहाँ है, दक्कन का पठार यहाँ है, बीच में नर्मदा नदी है। अभी दक्कन के पठार के दो भाग है, एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर, दक्कन के पठार के जो पश्चिम में हो वो पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार के जो पूर्व में हो पूर्वी घाट। यह ऊंचे हैं, यह कम ऊंचे हैं, ये समांतर है, ये समांतर नहीं है। दक्कन ट्रैप, प्रायद्वीपीय पठार में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। भारतीय मरुस्थल, यह अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मरुस्थल को थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है एक साल में, और लूनी यहाँ पर इकलौती सबसे बड़ी नदी है। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब पढ़ेंगे तटीय मैदान। पहले समझिए तटीय मैदान क्या होता है। समुद्र का जो किनारा होता है, अगर आपने कभी भारत के मैप को ध्यान से देखा हो तो जो समुद्र का किनारा है, अरब सागर से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ये पूरा समुद्र का किनारा है। यहाँ अरब सागर है, यह बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर है। तो ये जो समुद्र का किनारा होता है इसको तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिम में अरब सागर से, अभी मैंने बोला था अरब सागर से पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तटीय मैदान है। इस सबको तटीय मैदान कहते हैं। इसके दो भाग हैं, एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या पश्चिमी तट, पूर्वी तट, आप कुछ भी बोल सकते हो। पश्चिमी घाट या पूर्वी तट, पश्चिमी तट। देखिए इधर देखिए, ये वाला जो भाग है ना, इसे बोलते हैं पश्चिमी तट। घाट की जगह तट लिख लेना, पश्चिमी तट, इसको पश्चिमी तट बोलते हैं। अब इसके तीन भाग हैं। सबसे ऊपर आता है कोंकण, यहां आता है कोंकण। उसके बाद आता है कन्नड़, बीच वाले को बोलते हैं कन्नड़, और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं मालाबार। तो ये जो पश्चिमी तट है इसके तीन भाग हैं, सबसे ऊपर कोंकण, उसके बीच वाले भाग को कन्नड़, और सबसे नीचे वाले को मालाबार तट। ऐसे बच्चों इसे बोलते हैं पूर्वी तट, ये पूर्वी तट है। और पूर्वी तट के दो भाग हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, जो यहाँ पे आता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास आएगा, यहाँ उत्तरी सरकार, ये उत्तरी सरकार है। और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट है। तो इधर वाले पार्ट के तीन भाग हैं, इधर वाले पार्ट के दो भाग हैं। नाउ द्वाब क्या होता है? द्वाब का मतलब होता है दो आब, दो आब, दो मतलब दो और आब मतलब नदी, यानी दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको द्वाब कहते हैं। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको द्वाब कहते हैं। दो नदी बह रही है, उसके बीच का जो एरिया होगा उसको द्वाब कहते हैं। द्वीप समूह क्या होती है तो चैप्टर 1 में बताया था। भारत के बाद दो द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में है, एक अंडमान निकोबार है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार जल्दी रिवाइज कराता हूं। तटीय मैदान, समुद्र के किनारे को तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिम में अरब सागर से शुरू होता है और पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसके दो भाग हैं, एक पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। पश्चिमी तट के तीन भाग हैं, कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट। और पूर्वी तट के दो भाग हैं, एक है उत्तरी सरकार, एक है कोरोमंडल तट। द्वाब, दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको द्वाब कहते हैं। भारत में दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप अरब सागर में है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। ना अंतिम पेज पे आते हैं, थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेंगे। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, बहुत बार पेपर में आता है प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं, तो प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप को कहते हैं। इसका पहले नाम था लकाद्वीप, पहले नाम था लकाद्वीप, फिर पूरा नाम पड़ा मिनिकाय, उसके नाम पड़ा एमिनोद्वीप, और बाद में इसका नाम 1973 में जाकर रख दिया गया लक्षद्वीप। और इसकी कावरती द्वीप जो है ना, वो इसकी प्रशासनिक मुख्यालय या राजधानी बोल सकते हैं हम। कावरती द्वीप जो है वो इसकी प्रशासनिक मुख्यालय है, कावरती। ब्रह्मपुत्र नदी में बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी आपने सुना था ना, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजोली, माजोली ये वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है।
ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली विश्व का सबसे बड़ी नदीय द्वीप है। तो अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप, यानी नदी के बीच में द्वीप, ऐसा आइलैंड जो रिवर के बीच में हो, तो वो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी के अंदर द्वीप है उसका नाम है माजुली द्वीप। चिल्का झील जो है वो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। हालांकि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बस यहाँ पर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नाउ अब आते हैं आपके चैप्टर 3 पे। नया चैप्टर मैं आपके लिए लेके आता हूं 1 सेकंड में। जी हाँ, चैप्टर 3 आपका आ गया अपवाह। ये चैप्टर 3 है। अपवाह का मतलब क्या होता है, अपवाह का अर्थ पूछा जाएगा, भाई इसका अर्थ क्या होता है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या कहता है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह द्रोणी क्या होती है, तो एक नदी तंत्र, मान लीजिए यमुना नदी है, तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में वो जल प्रभावित करती है, यमुना नदी आपको पता है दिल्ली में, तो जिस क्षेत्र में वो प्रभावित होती है उसे वहां का अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक क्या होता है, कोई भी ऊंचा जमीन जो नदी को 2 हिस्सों में बांट दे उसको जल विभाजक कहते हैं। वह ऊंचा क्षेत्र जो 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नील नदी या फिर अमेजोन भी याद कर सकते हो, अमेजोन रिवर भी याद कर सकते हो। भारत में अपवाह द्रोणी के 2 प्रकार के हैं, एक को बोलते हैं हिमालय की नदियां, एक को बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। दोबारा एक बार जल्दी कर लेते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की, यानी जो नदी बह रही है ना उसके बारे में व्याख्या करती है। लेकिन अपवाह द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में वो प्रभावित हो रही है उस क्षेत्र के लिए वो अपवाह द्रोणी कहलाती है। जल विभाजक कोई भी ऊंचा क्षेत्र जो 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है उसे जल विभाजक कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नील नदी अमेजन की है। और भारत में अपवाह द्रोणी के 2 प्रकार है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अब पेपर में आपने अक्सर देखा होगा, यूट्यूब वगैरह बहुत ज्यादा आता है कि हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताओ। तो ये देखिए, ये रहा, ये वाला टॉपिक अभी करेंगे। पहले देखिए हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। यह नदी बर्फ के पिघलने से बनती है। जो हिमालय की नदी होती है ना वो बर्फ के पिघलने से बनती है। प्रायद्वीपीय नदियां यह बारिश के पानी से बनती है, वर्षा के पानी से बनती है। हिमालय की नदियां 12 मासी होती है, 12 महीने इसमें पानी होता है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, जब बारिश का मौसम होता है तब ज्यादा पानी और बाकी टाइम में सूख जाता है लगभग। यह नदी लंबी होती है, हिमालय की नदियां लंबी होती है, प्रायद्वीपीय नदियां उसके मुकाबले छोटी होती है। हिमालय की नदियों में पानी ज्यादा होता है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसके मुकाबले पानी थोड़ा कम होता है। तो ये दोनों में अंतर है जो आप कर लेना। नाउ हिमालय की 3 नदियां हैं, हिमालय से 3 मुख्य नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। हिमालय से 3 मुख्य नदियां निकलती है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। दोबारा बोल दूं, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। इस नदी का 1/3 भाग, ध्यान रखना, इस नदी का 1/3 भाग, 1/3 पार्ट जो है वो भारत में है और बाकी सारा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है सिंधु नदी का। सिंधु जल समझौता, यह समझौता 1960 में हुआ था और यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौते के अंदर भारत सिंधु नदी का केवल 20% पानी ही प्रयोग कर सकता है। एक बार रिवाइज करा दूं जल्दी से। हिमालय की 3 नदियां, पहले ये बताया था, हिमालय की नदियां प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। हिमालय की नदियां बर्फ के पिघलने से बनती है, प्रायद्वीपीय नदियां बारिश के पानी से बनता है। हिमालय की नदियां 12 मासी होती है, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। हिमालय की नदियां लंबी होती है, प्रायद्वीपीय नदियां छोटी होती है। हिमालय की नदियों में ज्यादा पानी होता है, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी कम होता है। हिमालय से 3 नदियां निकलती है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका 1/3 भाग भारत के पास है, बाकी सारा भाग पाकिस्तान के पास है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। इसमें भारत केवल 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है सिंधु नदी का, ठीक है। नाउ अब गंगा नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। तो गंगा की जो मुख्य धारा है उसका नाम है भागीरथी। गंगा की जो मुख्य धारा है उसको बोलते हैं भागीरथी और ये भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, 4 इसकी सहायक नदियां हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये 4 इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें से यमुना नदी है वो यमुनोत्री नाम के हिमानी से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए
फरक्का में जाके दो भागों में बट जाती है। ये नदी हिमालय से निकलकर फिर आगे जाते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंचता है। और पश्चिम बंगाल में एक जगह है बच्चों फरक्का, जहां पर ये गंगा नदी दो हिस्सों में बट जाती है। तो मैं यहां पे समझा देता हूं आपको। गंगा नदी बंगाल में जाके पश्चिम बंगाल में फरक्का पे जाके दो हिस्सों में बट जाती है। एक को बोलते हैं भागीरथी हुगली, एक को बोलते हैं भागीरथी हुगली, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। दूसरे को गंगा नदी ही कहते हैं। और ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाता है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, बांग्लादेश में पहुंचता है। ठीक है जी। ये जो फरक्का है ना, यहाँ पे जाके दो हिस्सों में हो गया ये। एक को बोलते हैं भागीरथी हुगली, जो कि आपका बंगाल खाड़ी में जाके गिर गया। दूसरा गंगा, जो कि बांग्लादेश पहुंचता है। बांग्लादेश पहुंचकर ये एक और नदी से मिल जाता है, वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाता है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाता है उसको बोलते हैं मेघना। और ये मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। देखिए यहां समझाया, गंगा नदी बांग्लादेश जाता है, वहां ब्रह्मपुत्र नदी से मिलता है जिसको हम मेघना कहते हैं, और ये मेघना बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। यह सुंदरी नाम का पौधा यहां पाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब से निकलती है। तिब्बत से ही निकलती है यह मानसरोवर झील के, लेकिन पूरब से निकलती है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, यू शेप बनाते हुए गिरती हुए पानी, और फिर वापस भी चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश के लोग इसको जमुना कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में 6 नदियां आता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। इसमें जो 4 नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जबकि नर्मदा और तापी अरब सागर में जाके गिरती है। ये दो नदी उल्टी बहती है अरब सागर की तरफ। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा की मुख्य धारा जिसको भागीरथी के बोलते हैं, ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इसकी 4 सहायक नदियां हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में जाकर फरक्का में जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा बांग्लादेश पहुंचता है, जो वहां ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाता है, जिसको मेघना कहते हैं, और वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यहाँ सुंदी नाम का पेड़ पाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में ये गार्ज के माध्यम से प्रवेश करता है। अरुणाचल प्रदेश के लोग इसको दिहांग कहते हैं, तिब्बत के लोग इसको सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश के लोग इसको जमुना कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां 6 हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। इसमें ये 4 नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और ये दोनों नदियां अरब सागर में जाके गिरती है। नाउ अगले पेज पे आते हैं। अब इन नदियों का ना आपको बस ये याद रखना है ये कहां से निकलती है। जैसे नर्मदा द्रोणी, नर्मदा द्रोणी बच्चों, इसका उद्गम मतलब निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी। ये याद रखो बस कि कौन सी नदी कहां से निकलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तापी द्रोणी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रृंखलाओं से निकलती है। तापी द्रोणी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रृंखलाओं से निकलती है। गोदावरी द्रोणी यह नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले से। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है। महाराष्ट्र आपने नाम सुना है, नासिक जिला भी नाम सुना होगा, उसके पश्चिमी घाट से निकलती है। और ये सबसे बड़ी जो है आपकी प्रायद्वीपीय नदी है। बड़े आकार के होने के कारण इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है महानदी। कृष्णा कहां से निकलती है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर बहुत फेमस है, वहां मंदिर भी है, तो पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर के निकट से निकलती है कृष्णा द्रोणी। तो मैंने आपको याद करनी कि कौन सी नदी ना कहां से निकलती है। लास्ट में कावेरी द्रोणी, कावेरी द्रोणी पश्चिमी घाट से ही ब्रह्मागिरी की श्रृंखला से निकलती है। ब्रह्मागिरी श्रृंखला यहां से निकलती है। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से। तापी द्रोणी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रृंखला से। गोदावरी द्रोणी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से। बड़े आकार के कारण इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं। महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। कृष्णा द्रोणी पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर के निकट से निकलती है। कावेरी द्रोणी पश्चिमी घाट के से ही ब्रह्मागिरी की श्रृंखला से निकलती है। लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का कि झीलों और नदियों का क्या महत्व है हमारे अर्थव्यवस्था में। झीलों और नदियों का हमारे लिए क्या महत्व है?
तो ये सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, नौ संचालन यानी इस पर आप नौकायान कर सकते हो, जल विद्युत बना सकते हो आप, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और बाढ़ और सूखा को नियंत्रित किया जाता है। तो झील और नदियों का अगर महत्व पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो, सिंचाई के लिए, नौ संचालन के लिए, जल विद्युत बनाने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलती है इससे, और बाढ़ और सूखे को भी नियंत्रित कर सकते हैं आप नदियों और झीलों से। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, आपका थर्ड। अब लेके आता हूं मैं आपके लिए चैप्टर 4, तो जिसका नाम है जलवायु। केवल यही चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बाकी सारे चैप्टर आप बहुत जल्दी कर सकते हो। पहला टॉपिक है हमारा कि जलवायु क्या होता है, जलवायु का अर्थ क्या है। तो एक विशाल क्षेत्र में, मान लीजिए पूरा देश भारत है, एक विशाल क्षेत्र है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्षों से अधिक, यानी भारत में पिछले 30 वर्षों से अधिक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। पिछले 30 साल में भारत का जो मौसम है उसकी अवस्था कैसी रही है, उस सबका टोटल जो है वो जलवायु कहलाता है। मौसम का क्या अर्थ होता है? मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था का बताता है। जैसे अगर मैं बताऊं आज के लिए कि भाई आज ना बारिश हो रही है, तो ये मौसम बता रहे हैं। जबकि जलवायु में पिछले 30 साल का देखा जाता है कि पिछले 30 साल कैसा रहा। मौसम में अभी का बताते हैं, जलवायु में पिछले 30 साल का टोटल बताते हैं। मानसून, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है मौसम, जिसका अर्थ होता है मौसम, और मौसम का मतलब होता है कि एक साल के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। भारत की जलवायु का नाम है बच्चों मौसमी जलवायु। तमिलनाडु वो जगह है जहां पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होता है। ठीक है, जल्दी रिवाइज करें। जलवायु एक विशाल क्षेत्र में भारत में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक जो मौसम है उनकी अवस्थाओं और विविधताओं का जो योग है उसे जलवायु कहते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। मानसून, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम है, और मौसम का मतलब होता है एक वर्ष के दौरान वायु के दिशा में जो परिवर्तन हुआ है। भारत की जलवायु का नाम मानसूनी जलवायु है। तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है। नाउ अगले पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज। भारत की वो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं? तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं, लेकिन भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 3 कारक है मेन: ऊंचाई, अक्षांश और वायु दाब एवं पवन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोरियालिस बल क्या होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी रोटेट करती है 24 घंटे में पूरा एक बार, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो आभासी बल होता है उसको कोरियालिस बल कहते हैं। और कोरियालिस बल से अगला आता है फेरेल का नियम। कि फेरेल का नियम क्या होता है बच्चों? जब पृथ्वी घूमती है ना 24 घंटे में पूरा एक बार, तो अपने ऊपर के वायुमंडल को भी अपने साथ घुमाती है, उसको फेरेल का नियम कहते हैं। इसमें जो उत्तरी गोलार्ध होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें जो हवा है वो दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वहां पर बाईनी ओर हवा मुड़ जाती है। इसको फेरेल का नियम दिया गया है। कोरियालिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर वाले में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में यानी नीचे वाले में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसको फेरेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, फेरेल का नियम। देखिए, जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। लेकिन भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 3 ही कारक है: अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र। कोरियालिस बल क्या होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न आभासी बल होती है उसको कोरियालिस बल कहते हैं। फेरेल का नियम, कोरियालिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, उसको फेरेल का नियम कहा जाता है। नाउ जेट धाराएं क्या होती है? जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री, ये याद रखना, जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय की दक्षिण से
प्रभावित होती है। इनकी गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहती है ये, लेकिन सर्दी में इनकी स्पीड ज्यादा होती है, 184 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहता है। जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में बहती है। इन्हें उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे साल इंडिया में बहती है। गर्मी में इनकी स्पीड होती है 110 और सर्दी में स्पीड होती है 184। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, सर्दी के मौसम में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली, देखिए भूमध्य सागर जो पृथ्वी के बीचों बीच है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। यह प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, मतलब भारत के उत्तरी क्षेत्रों में यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। दक्षिणी दोलन क्या होता है? देखिए दक्षिणी दोलन के लिए आपको ना प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का केस समझना पड़ेगा। प्रशांत महासागर में होता है उच्च दाब और हिंद महासागर में होता है निम्न दाब, नॉर्मली ये होता है। लेकिन कभी कभार प्रशांत महासागर में बनता है निम्न दाब और हिंद महासागर में बनता है उच्च दाब। तो ये जो परिवर्तन होता है इसको दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। जब प्रशांत महासागर में उच्च दाब होता है तो हिंद महासागर में निम्न दाब होता है, यही मैंने आपसे कहा। परंतु कभी कभार ये बिल्कुल विपरीत हो जाती है, इसी को दक्षिणी दोलन का नाम दिया गया है। और दक्षिणी दोलन के कारण एनसो होता है, एनसो या एल्निनो, एनसो और एल्निनो। पेरू एक जगह है बच्चों, पेरू, यहां पर क्या होता है, गर्म हमेशा ठंडी हवा बहती है। लेकिन जब भी ये दक्षिणी दोलन होगा ना, जब भी ये दक्षिणी दोलन होगा यानी प्रशांत महासागर में उच्च दाब, हिंद महासागर निम्न दाब नॉर्मली, लेकिन जब भी ये सिचुएशन होगा कि प्रशांत महासागर में निम्न दाब और हिंद महासागर में उच्च दाब बनेगा तो पेरू नाम की जगह पर ठंडी हवा की जगह गर्म हवा बहने लगेगी। उसको एनसो बोलते हैं, एल्निनो बोलते हैं। यह दक्षिणी दोलन के से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू की तट से होकर बहती है। तो जब भी ये घटना होगी, ये वाली घटना होगी, उस समय एनसो और एल्निनो जरूर होगा। मानसून का आगमन, भारत में मानसून जून से लेकर सितंबर तक चलता है, 100 से 120 दिनों के लिए। मानसून का फटना, मानसून के आगमन के समय जब मानसून आता है तो सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि होती है, लगातार बारिश होती है और तथा कई दिनों तक होती रहती है, इसे मानसून का फटना कहते हैं। भारत में 4 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन, मानसून की वापसी। एनसो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। जब गर्म समुद्री जलधारा जो पेरू की तट से ठंडी जलधारा के जगह स्थान पर ले लेती है, यह हर 2 से 5 साल बाद होता है, जो पेरू की तट से होकर बहती है। मानसून का आगमन जून से सितंबर तक होता है, 100 से 120 दिन तक। मानसून का फटना, मानसून के आगमन के समय वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक बारिश होती है, इसे मानसून का फटना कहते हैं। भारत में 4 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन, मानसून की वापसी। ना मानसून की वापसी यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत में उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होता है। तो मानसून की वापसी सितंबर से शुरू हो जाता है। भारत में मानसून की पहली वर्षा कहां होती है? तो द्वीपों पर, जो द्वीप समूह है ना, वहां पर पहली बारिश होती है। शीत ऋतु भारत में नवंबर से स्टार्ट होता है, फरवरी तक चलता है। महावट, शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसे महावट कहते हैं। शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, तो शीतकाल में जो बारिश होगी उसको महावट कहते हैं। ये रबी फसलों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भारत में गर्मी स्टार्ट होती है मार्च से मई तक। लू, आप सबको पता है, गर्मी में जो गर्म हवा बहती है उसको लू कहते हैं। ग्रीष्मकालीन का एक प्रभावी लक्षण है, ये धूल भरी तथा गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है, ये इंपैक्ट करता है आपके शरीर पर, लू। देखिए मानसून की वापसी सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। मानसून की पहली वर्षा द्वीपों पर होती है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक चलता है। महावट, शीतकाल में जो बारिश होती है उसको महावट कहते हैं। ये रबी फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक चलता है। इसी ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म और शुष्क हवा बहती है उत्तर भारत में, उसको लू कहते हैं और इसका सीधा प्रभाव हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है, वो है काल बैशाखी। बारिश के मौसम में बच्चों कभी कभार क्या होता है कि तीव्र, आप देखते हो ना, बारिश होती है और तेज हवाएं चलती है एकदम से, तो बारिश के मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है। इसके साथ ही प्रायः हिमवृष्टि भी होते हैं, यानी ओले पड़ते हैं, यानी बारिश भी होने लगी जी, मूसलाधार बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। तो बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहते हैं। देखो बैसाख के महीने में हो रहा है
और बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली जाती है। इसको काल बोलते हैं, तो काल वैसाखी बोलते हैं पश्चिम बंगाल में इसको। आम्र वर्षा, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। यानी अभी मानसून आया नहीं है, लेकिन मानसून से पहले बारिश होती है। इससे वहां के आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए उसको आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक और केरल में क्या होता है कि मानसून आने से पहले ही बारिश हो जाती है, जिसके कारण वहां के आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए उसे आम्र वर्षा कहते हैं। मानसून में विराम, मानसून में विराम या वर्षा में विराम। एक बात बताइए, मानसून आ गया, अब लगातार थोड़ी बारिश होगी, कुछ दिन रुकेगा ना मानसून। तो मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, इसमें वर्षा रहित अंतराल होते हैं, उसे वर्षा में विराम कहते हैं। क्वारक्यूमस, अक्टूबर वगैरह में देखोगे कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन रात ना आपको ठंड ना लगे, लेकिन सुहावनी होती है। यानी आपको पतला सा एक हल्का सा चादर लेके सोना पड़ेगा, उसको क्वारक्यूमस कहते हैं। मानसून की वापसी होने के साथ में आसमान साफ हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, दिन की तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी होती है। यही मैंने आपसे कहा था, दिन का तापमान बढ़ जाता है, रात का तापमान कम हो जाता है, रातें सुहावनी हो जाती है। तो इसे समानतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है और अक्टूबर के महीने में होता है ये, इसलिए इंग्लिश में इसको अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। काल वैसाखी, बारिश के मौसम में कभी कभार तीव्र हवाओं के साथ ना मूसलाधार बारिश होती है और ओले भी पड़ते हैं। वैशाख महीने में होने के कारण इसको पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा, कर्नाटक और केरल में मानसून से पहले वर्षा होती है, जिसके कारण वहां पे आम जल्दी पक जाते हैं, उसे आम्र वर्षा कहते हैं। वर्षा में विराम, मानसून आने के बाद कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती, उसे वर्षा में विराम कहते हैं। क्वारक्यूमस, मानसून जब वापस होता है तो आसमान साफ हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, दिन का तापमान ज्यादा होता है, रात का तापमान कम होता है, इसको क्वारक्यूमस कहते हैं। और ये क्वारक्यूमस की जो है इसे अक्टूबर हीट इंग्लिश में बोला जाता है। विश्व में बच्चों सबसे ज्यादा वर्षा होता है मासीन राम में, ये चेरापूंजी जगह है मेघालय में, वहां पे मासीन राम है, विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मानसून हमारी एकता का परिचायक है, मानसून हमें एक सूत्र में बांधती है। आपसे पूछा जाएगा कैसे। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, उसके त्योहार उत्सव, सब कुछ मानसून पर ही तो निर्भर है। मानसून होगा तभी तो त्योहार मनाओगे, तभी तो फसल अच्छी होगी, इसका कृषि अच्छा होगा, तो हमारा जीवन जो है प्रभावित होता है मानसून से। दूसरा, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा डिपेंड अभी भी मानसून पर है। तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अभी भी हम लोग मानसून का इंतजार करते हैं। तो पूरा देश एक सूत्र में बन गया ना। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया को तेजी लाती है, यानी कृषि तभी तो होगा जब मानसून की बारिश होगी। तो मानसून जो है वो एकता का परिचायक है, क्योंकि इससे हमारा कृषि चक्र, मानव जीवन, उसके त्योहार उत्सव सभी मानसून पर निर्भर करते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी लोग मानसून की प्रतीक्षा करते हैं और ये कृषि को जल प्रदान करता है, इसलिए हमारी एकता का परिचायक है। ये आपका चैप्टर 4 था। नाउ अगला चैप्टर आता है आपका चैप्टर 5, जो कि बहुत 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 आसान है। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखिए, भारत में पौधे हैं 47,000 प्रकार के, जो विश्व में 10वें नंबर पे आता है और एशिया में चौथे नंबर पे आता है पौधों के मामले में। भारत में अगर फूल की बात करो तो भारत में फूल 15,000 प्रकार के हैं, जो विश्व का 6% है। भारत में जानवर की बात करें तो 90,000 प्रकार के जानवर रहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, अक्षर वनस्पति, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना, बिना ह्यूमन के एफर्ट के अपने आप पैदा होता है, उन्हें अक्षत वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होता है जो मनुष्य के सहयोग के बिना अपने आप उगता है। देशज वनस्पति, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं, उन्हें देशज वनस्पति कहा जाता है। देखिए, भारत में 47,000 प्रकार के पौधे हैं, विश्व में 10वें नंबर पे, एशिया में चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग। फूल की बात करें तो 15,000 प्रकार का है, विश्व में 6% है ये। भारत में जानवर 90,000 प्रकार के हैं। प्राकृतिक वनस्पति एक ऐसी वनस्पति होती है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उगते हैं, उन्हें अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। देशज वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हों। एक होता है विदेशज वनस्पति, वह वनस्पति जो भारत से बाहर से आए, जिनको भारत में लाया गया बाहर से। वनस्पति जगत, वह वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति से। वनस्पति जगत का मतलब है पौधों की उत्पत्ति, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे। और प्राणी जगत का मतलब है जानवरों से। प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाने का एक तरीका है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण क्या है? तो भारत में इतनी ज्यादा वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के दो कारण है, एक है धरातल, एक है जलवायु। धरातल में 2 पॉइंट आते हैं, भूभाग और मृदा। जलवायु में 3 भाग आते हैं, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। देखिए, भूभाग,
उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है, तो वहां अलग प्रकार की वनस्पति होगी। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो वहां वनस्पति अलग अलग प्रकार की होगी। तापमान, वायु की नमी पर निर्भर करता है, तो जहां तापमान ज्यादा होगा वहां की वनस्पति अलग होगी, जहां का तापमान कम होगा वहां की वनस्पति अलग होगी। सूर्य का प्रकाश, गर्मी के ऋतु में जल्दी मतलब जब गर्मी जहां पड़ती है ना वहां पौधे जल्दी बढ़ते हैं, तो सूर्य के प्रकाश पे भी वनस्पति डिपेंड होता है। और वर्षा, जहां अधिक वर्षा होगी वहां वनस्पति ज्यादा पाई जाएगी, जहां कम वर्षा होगी वहां वनस्पति कम पाई जाएगी। नाउ अगले पेज पर आते हैं। आपका अगला पेज है जीवोम या बायोम। क्या होता है जीवोम या बायोम? धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र, ऐसा बड़ा क्षेत्र जिसके सभी भागों में जीवों का समानता हो, मतलब ऐसा बड़ा क्षेत्र जहां जीवों की समानता हो, उसको जीवोम या बायोम कहते हैं। भारत में वनस्पति के 5 प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय मैंग्रोव वन। इनमें से कोई एक हर बार आता है या 2 भी आ सकता है। एक तो हर बार आता है, दूसरा भी आ जाता है। तो भारत में वनस्पति के 5 प्रकार है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। अब एक एक करके पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों की जो लंबाई होती है वो 60 मीटर, ये मीटर है। इन वनों में वृक्ष जो होते हैं वो 60 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। महोगनी, एबोनी, रोजवुड इस जो इंपॉर्टेंट पेड़ है जो यहाँ पाए जाते हैं, और इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, सबसे ज्यादा यही वन पाया जाता है भारत में। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां 70 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, लेकिन 200 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, साल में एक बार 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा पर्णपाती वन। इसे पर्णपाती वन इसलिए बोलते हैं। पर्ण मतलब पत्ते और पाती मतलब गिराना। चलिए एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। जीवोम का मतलब है किसी बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव। भारत में वनस्पति 5 है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। सदाबहार वन जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। इन पेड़ों की लंबाई 60 मीटर से ऊपर होती है। ये साल भर हरे भरे रहते हैं। एबोनी, महोगनी, रोजवुड इसके एग्जाम्पल है। इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन ये भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन जगहों पाया जाता है जहां 70 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो, लेकिन 200 सेंटीमीटर से कम बारिश हो। इस प्रकार के वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो अपने पत्तियों को 6 से 8 हफ्तों के लिए गिरा देते हैं। नौ अगला आता है कटीले वन तथा झाड़ियां। ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, यानी बहुत कम बारिश जहां होगी। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। यह भारत में गुजरात, राजस्थान में पाई जाती है। इनकी जड़ें जल की तलाश में बहुत लंबी नीचे तक फैली होती है, और कैक्टस और खजूर इसके एग्जाम्पल हैं। पर्वतीय वन की बात करें तो ऊंचाई के हिसाब से 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच में शीतोष्ण वन पाया जाता है। 1500 से 3000 के बीच में शंकुधारी वन पाया जाता है। शंकुधारी वन पाया जाता है। 1500 से 3000 के बीच में शंकुधारी वन पाया जाता है। और 3000 से ऊपर अल्पाइन वनस्पति, इसको अल्पाइन वेजिटेशन बोलते हैं। तो पहाड़ों पर ऊंचाई के हिसाब से 1000 से 2000 के बीच शीतोष्ण वन, 1500 से 3000 के बीच में शंकुधारी वन, और 3000 से ऊपर 3000 मीटर, ये सब मीटर है। ये गलत लिखा हुआ है, मीटर कर लेना आप, जहां भी लिखा हुआ है ये मीटर है, उसे अल्पाइन वनस्पति। मैंग्रोव वन, ये मैंग्रोव वन समुद्री किनारे पे पाए जाते हैं, समुद्री किनारे के आसपास या फिर डेल्टा वाली क्षेत्रों में। ये मैंग्रोव वन जो होते हैं एक प्रकार की वनस्पति है जिसकी जड़ें जो होती है पानी में डूबी रहती है। ये अधिकतर डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में पक्षियों की बात करें तो भारत में 12,000 प्रकार की पक्षियां हैं, जो विश्व का 13% है। जल्दी रिवाइज कर लेते इस पेज को। कटीले वन तथा झाड़ियां उन जगह पाई जाती है जहां 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। इनकी जो वनस्पति है वो उसमें कांटे पाए जाते हैं। ये गुजरात, राजस्थान में पाई जाती है। इनकी जड़ें जड़ की तलाश में बहुत नीचे तक होती है। कैक्टस और खजूर इसके एग्जाम्पल है। पर ये पर्वतीय वन ऊंचाई के हिसाब से 1000 से 2000 के बीच शीतोष्ण वन, उसके बाद 1500 से 3000 के बीच शंकुधारी वन, और 3000 से ऊपर अल्पाइन वनस्पति। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन जो है समुद्र के किनारे पाई जाती है। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती है, और ये डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पक्षियां 12000 से ऊपर है, और वर्ल्ड का 13% हमारे पास पाया जाता है। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पेज पे आता है। मछलियां हमारे पास 2746 प्रजाति है। इसके डाटा आप बुक में देखोगे हर साल बदलते रहते हैं, जो विश्व का 12% है। जीव सुरक्षा अधिनियम लॉन्च किया था हमने, भारत सरकार ने जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया था 1972 में। क्यों बनाया था? जंतुओं की सुरक्षा के लिए।
शेर और बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं, जहां पे दोनों पाए जाते हैं। एशियाई शेर भारत के गुजरात में गिर जंगल में पाए जाते हैं। गिर जंगल में एशियाई शेर पाए जाते हैं। हमारा पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो रहा है, उसका कारण क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के कारण क्या है? तो पहला, लालची व्यापारियों को अपने फायदे के लिए शिकार करना। रासायनिक तथा औद्योगिक रासायनिक और औद्योगिक जो कचरा होता है, तेजाबी जमाव होता है, उसके कारण जो प्रदूषण होता है, इससे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन आता है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, यानी विदेशों से पक्षियां आ जाती है, उसकी वजह से भी पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाता है। और कृषि तथा निवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई, यानी कि हम पेड़ों को लगातार, जंगलों को डे बाय डे खत्म करते जा रहे हैं। तो ये जो है आप पढ़ रहे हो, ये है पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के कारण। ठीक है, तो जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। 2746 प्रकार की मछलियां हैं, जो बस विश्व में 12% है। जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था जंतुओं की सुरक्षा के लिए। शेर और बाघ केवल भारत में है। एशियाई शेर गुजरात के गिर जंगल में है। पारिस्थितिक में असंतुलन के कारण लालची व्यापारी जो शिकार करते हैं, रासायनिक प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का आना, और कृषि और निवास के लिए वनों की कटाई। तो सरकार ने इसको बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए। आपके ना बुक में लास्ट में दिया हुआ है, शायद ये बच्चा लिखना भूल गया, आपके लास्ट में दिया हुआ है। आप अपने बुक में देखोगे। एक मिनट बच्चों, हाँ जी बच्चों, इसमें आप ना एक टॉपिक और ऐड कर लेना कि इन जीवों को बचाने के लिए, यानी जंतुओं की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो ये आपको ना एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 के बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, 3-4 पॉइंट। तो सरकार द्वारा के उठाए गए कदम होंगे, जिसमें आपको बताना है कि सरकार ने गेंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, इस टाइप की योजना बनाई थी जीवों को बचाने के लिए। दूसरा आप बता सकते हो कि सरकार 1992 से सरकार लगातार टेक्निकल सपोर्ट दे रही है, यानी कैमरा वगैरह, ताकि जानवरों को देखा जा सके। तो सरकार टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करिए 1992 से, ताकि इन जीवों की रक्षा की जा सके। पहला पॉइंट आपको बता दिया कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, भैंसा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, शेर संरक्षण, इस टाइप की योजना बनाई। दूसरा, 1992 से टेक्निकल सपोर्ट आप सरकार प्रोवाइड करिए इनको बचाने के लिए। पूरे देश के अंदर बहुत सारे 108 जूलॉजिकल पार्क खोले गए, बायोस्फीयर रिजर्व खोले गए इन जानवरों को बचाने के लिए। तो ये आप एनसीईआरटी बुक के लास्ट में मिल जाएगा, आपको एक बार देख लेना। ठीक है, नाउ अब मैं अपने अंतिम चैप्टर को लेके आता हूं। लास्ट चैप्टर है हमारा, और चैप्टर लास्ट आपका आ चुका है जनसंख्या। ये रहा लास्ट चैप्टर आपका, जनसंख्या। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं जनसंख्या के बारे में। पॉपुलेशन। आपदा क्या होती है? कोई भी प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ या सुनामी, जब किसी बहुत बड़ी जनसंख्या वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी बाढ़ या सुनामी, कोई भी प्राकृतिक घटना जब बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले गांव या शहर को प्रभावित करती है, तो उसको आपदा कहा जाता है। जनगणना का मतलब होता है कि निश्चित अवधि में जनसंख्या की गिनती करना, आधिकारिक रूप से उसकी गिनती करना, जनसंख्या की गिनती करना जनगणना कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना हुई, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई। पहली पूरी जनगणना हुई थी 1871 में, जो अंग्रेजों ने कराई थी। जनसंख्या घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है इस समय। पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश की है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की है, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। भी ध्यान रखना आप। वह राज्य जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है वह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में ज्यादा जनसंख्या क्यों है? भारत की ना, ऐसा कहते हैं भारत की जो 30% पॉपुलेशन हो इन्हीं राज्यों में रहती है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है आइडियल है, कृषि योग्य भूमि है, यातायात में आसानी होती है, और रोजगार की सुविधा है। तो इन कारणों से भारत की अधिकतर पॉपुलेशन इन्हीं राज्यों में रहती है। वह राज्य जिनकी जनसंख्या बहुत कम है वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आप लिख सकते हो। इन राज्यों की जनसंख्या कम क्यों है? रीजन क्या है? यहाँ पे कम लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ प्रतिकूल जलवायु है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा ठंड होता है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, यहाँ पर पहाड़ है ज्यादातर, यातायात के प्रतिकूल होना, यातायात के साधन नहीं है, और रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है।
जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का मतलब एक निश्चित समय में किसी देश की जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी एक निश्चित समय में जब किसी देश की पॉपुलेशन चेंज होगी तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है निरपेक्ष वृद्धि, एक होती है सापेक्ष वृद्धि। अब निरपेक्ष वृद्धि और सापेक्ष वृद्धि में क्या अंतर है, तो देखिए जब हम ना पॉपुलेशन को माइनस करके निकालते हैं, मान लीजिए 2021 में आपके परिवार की जो संख्या थी वो 10 लोग थे और 2022 में आपके परिवार में 12 लोग हैं, तो इसे बोलेंगे निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि में क्या करते हैं, अभी की जनसंख्या में से पहले की जनसंख्या को माइनस कर देते हैं। एक होता है सापेक्ष वृद्धि, सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि जी ये भी निरपेक्ष वृद्धि का एग्जांपल है कि पहले 20 थे अब 19 हो गए तो -1 हो जाएगा। ऐसे ही सापेक्ष वृद्धि, सापेक्ष वृद्धि में क्या होता है कि मान लीजिए पहले 10 लोग थे अब आपके 12 लोग हो गए, तो सापेक्ष वृद्धि परसेंटेज में निकालते हैं। दोनों में देखिए 2 व्यक्ति का अंतर है ना, पहले 12 थे अब पहले 10 थे 12, अब 2 का फर्क हो गया ना, और पहले कितने थे 10, अभी है 12, पहले थे 10, अपॉन में जो पहले थे इनटू में 100, ये तरीका होता है। तो 2 अपॉन में 10 इंटू 100, ये आप कैंसिल करोगे तो 20% आ जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ 20% बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सापेक्ष वृद्धि। तो माइनस जब करते हैं तो निरपेक्ष वृद्धि, और जब परसेंटेज में निकालते हैं तो उसे बोलते हैं सापेक्ष वृद्धि। ये फर्क है दोनों में। जनसंख्या वृद्धि की 3 प्रक्रिया होती है, जनसंख्या वृद्धि की 3 प्रक्रिया होती है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर क्या होता है, तो एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ऐसे मृत्यु दर, ये पढ़ चुके हो आप, याद करो आप, ये पहले भी आ चुका है। मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास क्या होता है, जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। लोगों का एक इलाके से दूसरे इलाके में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक प्रवास, एक होती है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, देश के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य जाना। जैसे आप पंजाब में रह रहे हो फिर आप दिल्ली चले गए, तो पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो ये आंतरिक प्रवास है, आप देश के अंदर ही हो। एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, एक देश से दूसरे देश जाना, जैसे आप इंडिया में रह रहे हो फिर आप यूएई चले गए, तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रवास है, एक देश से दूसरे देश जाना। नाउ अब पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है बच्चे, 15 वर्ष से कम के जो एज होती है उसे बच्चे में रखा जाता है। ये आर्थिक तौर पर ना उत्पादनशील नहीं होते हैं, ये किसी चीज का उत्पादन नहीं करते, इनको भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। उसके बाद आता है वयस्क, 15 से 59 वर्ष से जो एज होती है उसे वयस्क में रखते हैं। ये आर्थिक तौर पर उत्पादनशील होते हैं, जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं, और ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग होता है, यही देश के लिए काम करते हैं। उसके बाद वृद्ध होते हैं, जो 59 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं, ये आर्थिक तौर पर उत्पादनशील हो भी सकते हैं या हो सकता है कि रिटायर हो चुके हों। लिंग अनुपात, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। साक्षर किसे कहते हैं, तो भारत सरकार कहती है कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे ज्यादा हो, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो और वो किसी भी एक भाषा को समझकर लिख सके और पढ़ सके तो उसे बोलते हैं साक्षर। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 7 साल से ज्यादा हो, कोई भी एक भाषा वो समझकर पढ़ और लिख सकता है तो वो साक्षर है, ठीक है ना। अगले पेज पे आते हैं, व्यवसायिक संरचना, या पहले भी पढ़ चुके हो, 3 टाइप की होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। याद कीजिए पहले भी आ चुका है ये। प्राथमिक क्षेत्र में आता है पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालना, खनन आदि। द्वितीय क्षेत्र में आता है उत्पादन और उद्योग, भवन निर्माण वगैरह। तृतीय क्षेत्र में आता है जो सेवाएं प्रदान करते हैं, सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ सेवाएं प्रदान करने वाले आ जाएंगे, ठीक है। नाउ एनपीपी, एनपीपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। ये सरकार ने बनाई थी जो हमारी एडल्सन पॉपुलेशन है उसको सही रास्ते पे लाने के लिए। 14 से कम आयु वाले बच्चों को इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को निजात दिलाने के लिए उनको टीके लगाए जा रहे हैं। लड़कियों को विवाह की जो उम्र है उनको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये एनपीपी के कुछ विशेषताएं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की कुछ विशेषताएं। इसमें कोशिश की जा रही है कि जो 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने की, शिशु मृत्यु दर 30 से कम करने के लिए, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए, और लड़कियों का जो विवाह की एज है उसको बढ़ाने के लिए।
तो ये बच्चों आपका कंप्लीट रिवीजन था आपका भूगोल का, ज्योग्राफी का। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बुक के रिवीजन के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।